आ गया दीपक मामा भी आ रहा है। आ गया देखो आ रहे हैं। हमारे में 3 है। अरे सर्वे अलग वाले नमस्कार, दीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो फोटो है अच्छा मेरा मैं आप सबसे अपनी क्लास में वापस आ चुका हूं इतिहास पढ़ाने के लिए, यानी हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। 1-2 मिनट क्लास विलंब होती है, आगे पीछे होती है। तो आप लोगों को पता है कि हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री बोले तो इतिहास, ऐसा समय जो अतीत बीता हुआ अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान है, उसको हम इतिहास कहते हैं। ये अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान अलग अलग तरीके से हम, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, ठीक है, अलग अलग तरीके से, गुड इवनिंग, ठीक है, अलग अलग तरीके से हम इतिहास के अलग अलग पहलुओं को देखते हैं। जैसे हम कल बहुत सारे इतिहास के पहलू देखे। कल हमारी बहुत लंबी क्लासेस लगभग गई थी, 1.5 घंटे की क्लासेस गई थी। परसों की क्लासेस बहुत अच्छी थी। और ध्यान दें, जो कल की क्लासेस हुई थी और परसों की क्लासेस थी और आज की क्लासेस हो रही, इन तीनों क्लासेस से हम जो है वो कल एक टेस्ट पेपर बनाएंगे। और संडे है ना, दिन भर कोई क्लासेस नहीं होगी, कोई टेस्ट नहीं होगा, रात में क्लासेस होगी। ध्यान देना, तो सभी लोग अपना अपना डाटा बचा कर रखना, उसका दुरुपयोग ना करना, उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। क्लासेस के जो टेस्ट हैं वो आपको 6 बजे शुरू हो जाएंगे, ये वाले, ठीक है। और जो टेस्ट होते हैं हमारे, उसके जो टेस्ट हैं वो आपको 7 बजे शुरू होंगे। और जो कंटिन्यूस साइंस का टेस्ट होता था वो 8 बजे शुरू होगा कल, ध्यान देना। बाकी अपने अपने समय पे रहें, ठीक है ना। तो सभी लोग ध्यान से देखें। आज हम बात करेंगे इतिहास के कुछ क्षणों की, कुछ उन बातों की बात करेंगे, उन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे जिनको जानना बेहद जरूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे आप कोई सा भी तथ्य ले लो, ठीक है, तो हम लोग 2 चीजें जान लिए, पाषाण काल के बारे में जान लिए, हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जान लिए, और अब हम लोग क्या करेंगे, प्राचीन काल, ऐतिहासिक काल को जानेंगे। क्या करेंगे, ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी जो है हम लोग कलेक्ट करके रखेंगे, ठीक है ना। किसकी जानकारी रखेंगे हम लोग, ऐतिहासिक काल की जानकारी हम लोग रखेंगे, ठीक है ना। ध्यान से समझना, ऐतिहासिक काल क्या होता है, किस तरीके से काम करेगा, क्या क्या हमें इसमें से जानकारियां मिलती हैं जो हमें बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। ध्यान से समझना है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी प्राचीन इतिहास की बात कही जाए तो वहां पे 2-3 बातें बहुत निकल करके आती हैं। यदि प्राचीन भारत देखा जाए तो प्राचीन भारत में विगत कुछ वर्षों की जो घटनाएं हैं, यानी हिस्टोरिकल जो स्रोत हैं, ऐतिहासिक जो तथ्य हैं, वो हमें मिलते हैं। वो तथ्य 2 प्रकार से मिलते हैं। एक तथ्य आप लोग पढ़े होंगे, ऐतिहासिक घटनाओं में 2 तरह के तथ्य आपको मिलते हैं पढ़ने के प्राचीन भारत। एक वह तथ्य जिसका नाम साहित्यिक साक्ष्य है। क्या है, साहित्यिक साक्ष्य है। दूसरा वह तथ्य जिसका नाम पुरातात्विक साक्ष्य है। तैयार हो जाना, अच्छे से हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं और बहुत लंबी क्लासेस हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ें। पुरातात्विक साक्ष्य, जब हम साहित्यिक साक्ष्यों को देखते हैं तो ब्राह्मण साहित्य आता है। क्या आता है, ब्राह्मण साहित्य आता है। ध्यान से समझना, ठीक है, ब्राह्मण साहित्य आता है। ब्राह्मण साहित्य में जो आपका साहित्यिक साक्ष्य है उसको 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है, 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। ध्यान से समझना, 2 वर्ग कौन कौन से होते हैं, ध्यान से समझना। तो पहला वर्ग ये होता है जो देसी स्रोत, पहले वर्ग को बोलते हैं देसी स्रोत। नोट करते चलना, पहला वर्ग जो होता है उसे क्या बोलते हैं, देसी स्रोत के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझना। अब ये जो देसी स्रोत है, मजे की बात यहाँ है कि जब हम देखते हैं ऐतिहासिक प्राचीन इतिहास को, वहां पे 2 साक्ष्य मिलते हैं, साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य।
वहां पे जब हम ब्राह्मण साहित्य में जाते हैं तो साहित्यिक साक्ष्य में 2 वर्गों में मिलता है, लेकिन जैसे ही हम 2 वर्गों में जाते हैं, पहला वर्ग देशी स्रोत में जाते हैं, तो वहां पे हमें देशी ग्रंथ मिलते हैं। ध्यान से समझना, वहां पे हमें देशी क्या होते हैं, ग्रंथ मिल जाते हैं। और ये देशी ग्रंथ ऐसे वैसे ग्रंथ नहीं मिलते, ये बल्कि हमें एक धार्मिक ग्रंथ मिलता है। और एक क्या मिलता है, एक हमें क्या मिलता है, धार्मिक ग्रंथ मिलता है, और दूसरा गैर धार्मिक ग्रंथ मिलता है। इसमें जब आप जाते हो तो एक क्या मिलता है, धार्मिक ग्रंथ। ध्यान से समझना, एक क्या है, धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, पूरा चार्ट के द्वारा आपको समझाएंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, तो एक क्या है, धार्मिक ग्रंथ है, और दूसरा क्या है, दूसरा जो है, एक क्या हो गया, धार्मिक ग्रंथ था, बना लो आप लोग। एक हो गया धार्मिक ग्रंथ और दूसरा क्या हो गया, गैर धार्मिक। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, गैर धार्मिक ग्रंथ। ध्यान से समझना, जब धार्मिक ग्रंथ और गैर धार्मिक ग्रंथ हो गया तो सवाल ये होता है, ये उत्पन्न होता है, सवाल खड़ा होता है कि सर ये धार्मिक ग्रंथ क्या होता है, फिर बताते हैं ये अधार्मिक ग्रंथ क्या होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से हमें समझना है। धार्मिक ग्रंथ वह ग्रंथ होता है, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ जो है वह ग्रंथ होता है जो क्या करे, जहां पे ब्राह्मण ग्रंथ आ जाए, बौद्ध ग्रंथ आ जाए, जैन ग्रंथ आ जाए, इस तरीके से हमारे सारे जो ग्रंथ होते हैं वो क्या होते हैं, धार्मिक ग्रंथों में आते हैं। तो ध्यान से समझना, यदि धार्मिक ग्रंथ में आपको कुछ लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए ऐसा ग्रंथ जहां पे ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, इस तरीके से ग्रंथ आते हैं, वो धार्मिक ग्रंथ होता है। जो गैर धार्मिक ग्रंथ है, ध्यान से समझना, गैर धार्मिक ग्रंथ को हम क्या कहते हैं, लौकिक ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देना, लौकिक ग्रंथ के नाम से भी इसको हम जानते हैं, गैर धार्मिक ग्रंथ को। ध्यान से समझना, इस ग्रंथ में कुछ नहीं होता, ऐतिहासिक ग्रंथ और आध ऐतिहासिक ग्रंथ दोनों आते हैं, या फिर इसमें ये ऐसा कह सकते हो, जो गैर धार्मिक ग्रंथ है इसमें एक ही बात यानी जीवनी लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, जीवनी लिखी जाती है। तो ये हमारा हो गया कौन सा, गैर धार्मिक। ठीक है, अब जब ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, क्योंकि ब्राह्मण साहित्य की बात कर रहे हैं, तो ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ध्यान से समझना, ब्राह्मण ग्रंथ को 2 वर्गों में बताया गया है। एक कौन सा, अस्मृत ग्रंथ। तो ध्यान से समझना, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा मिटा दे रहे हैं और यहाँ, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ब्राह्मण ग्रंथ को 2 वर्गों में बताया गया है। एक का नाम श्रुति ग्रंथ है, एक का नाम क्या है, श्रुति ग्रंथ है, और दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या होगा, कमेंट पे बताओ आप लोग। दूसरे का नाम जो होगा वो क्या होगा, स्मृति ग्रंथ। अब श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ में अंतर क्या होता है, स्मृति ग्रंथ, ध्यान से समझना, श्रुति ग्रंथ किसे कहते हैं और स्मृति ग्रंथ किसे कहते हैं। श्रुति ग्रंथ वह ग्रंथ होता है जिससे क्या किया जाए, जिसे सुना जाए। ध्यान से समझना, श्रुति ग्रंथ, जो श्रुति ग्रंथ होता है वह ग्रंथ होता है जिसे क्या किया जाए, ध्यान से सुना जाए। जबकि ध्यान से समझना, जबकि अभी बात की जाए आपकी, ठीक है, ध्यान से समझना, अभी जबकि बात की जाए स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ मतलब वह ग्रंथ होता है जैसे जिसे क्या किया जाए, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गए, ये सारे किसमें आएंगे, स्मृति ग्रंथ में आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना, श्रुति ग्रंथ और स्मृति। श्रुति ग्रंथ वो हो गए जिसे क्या किया जाए, सुना जाए। ठीक है, जैसे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन्हें सुना जाता है, खुद के द्वारा नहीं किया जाता, ये श्रुति ग्रंथ है। स्मृति ग्रंथ मतलब जिसपे आप भी उस पे भागीदार हो सकते हो, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो हमारा क्या हो गया, स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत आता है। ठीक, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे एक पिक्चर्स की। ठीक है ना, ध्यान से समझना, बढ़िया सा एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे हम लोग। ठीक है ना, और हम उस डायग्राम में ये समझेंगे, क्या समझेंगे उस डायग्राम में, ध्यान से समझना है। उस एक बढ़िया सा डायग्राम बनाओ और उस पे अब ये समझो कि प्राचीन जो इतिहास है उसके 3 स्रोत हैं। ध्यान से समझना, ठीक है, उसके जो आवाज आ रही है, ध्यान से समझना, प्राचीन जो स्रोत है उसके 3 स्रोत हैं प्राचीन इतिहास के, कौन कौन से हैं उसे हमें ध्यान से समझना होगा। ठीक है, चलिए, तो जब भी हम ये देखते हैं कि प्राचीन इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं, तो वहां पे 2 चीज बात आती है। एक तो वह होता है जब विदेशियों का आक्रमण, ध्यान से समझना, एक क्या हो गया, जब भी प्राचीन इतिहास की बात की जाए, ध्यान से समझना, प्राचीन इतिहास की बात की जाए और उसमें भी बात की जाए स्रोत की,
ठीक है। तो स्रोतों में जो है 3 स्रोत पाए जाते हैं, 3 स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं? एक वह स्रोत आप लोग जानते होंगे अभी अभी, ठीक है। एक होते हैं साहित्यिक स्रोत, ठीक है। दूसरा आप लिख लो पुरातत्व, दूसरा कौन सा स्रोत लिखोगे भाई? दूसरा लिख लो आप लोग पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। और तीसरा कौन सा लिखोगे? तीसरा आप लिख लो विदेशियों का आक्रमण, ठीक है। विदेशियों का आक्रमण, इसे ऐसे ही बढ़िया चार्ट बना के आप लोग समझ लें, ठीक है। जब हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत की, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? विदेशियों का आक्रमण के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग बताओ, किसी को पता है इन सब के बारे में? ठीक है, सभी लोग जो है, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है ना। नीलम उपाध्याय, ठीक है। और कौन है? पुष्पेंद्र सोनी, गुड इवनिंग, ठीक है। अनामिका, बहुत अच्छी बात, सभी लोग, ठीक है। चलो, तो सभी लोग क्या करेंगे? हमारे साथ जुड़ करके आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। कोई कहीं नहीं जाएगा, बकायदा चार्ट के द्वारा हम लोग समझेंगे, ठीक है। साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं हम अब, या फिर पुरातात्विक स्रोत की बात करें, या विदेशियों के आक्रमण की, ठीक है। तो विदेशियों का जब आक्रमण हुआ, विदेशी हमारे यहाँ आए, वो किस किस तरीके से विदेशी हमारे यहाँ आए, इन सारी बातों को हम क्या करेंगे? ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो अब जब बात आती है विदेशियों के आक्रमण की, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग? अब वहां पे हमारे एक जो तथ्य है, ठीक है, उसे समझना बेहद जरूरी हो जाता है, ठीक है। क्या वह तथ्य होता है? ठीक है, तो वो तथ्य क्या होता है? जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। अब ब्राह्मण ग्रंथ की जब भी बात की जाए, तो यहाँ पे देखा गया कि साहित्यिक स्रोत आ गए। अब साहित्यिक स्रोत में, साहित्यिक जो स्रोत है, ध्यान से समझना, साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांट दिया गया। अब हम क्या करेंगे? एक एक स्रोतों के एक एक भाग में ले लेते हैं, ठीक है। एक एक स्रोत को हम एक एक भाग में ले लेते हैं। अब बात आ गई सबसे पहले किसकी? साहित्यिक स्रोत की। किसकी बात आ रही? तो ध्यान से समझना। तो हम साहित्यिक स्रोत को ले लेते हैं। साहित्यिक स्रोत में 2 स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत जो है वो है साहित्यिक, जो साक्ष्य की बात किया तो 2 साक्ष्य हैं। कौन कौन सा? एक वह साक्ष्य, एक वह साक्ष्य जिसको क्या बोलते हैं? धार्मिक, क्या बोलते हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं? धार्मिक साक्ष्य बोलते हैं, धार्मिक साहित्य के नाम से भी जानते हैं। दूसरा वह साक्ष्य, दूसरा वह साक्ष्य जिसे हम क्या करते हैं? लौकिक साहित्य के नाम से भी जानते हैं, यानी गैर धार्मिक, ठीक है। अभी हम पढ़ के आए, ठीक है, लौकिक साहित्य के नाम से जानते हैं। ये ऐसे आप लोग डायग्राम बनाते रहना, ठीक है, डायग्राम बना लें। तो जब हम कहां चले आए? साहित्यिक साक्ष्य की बात कर लिए, धार्मिक साक्ष्य की बात कर लिए। इसके बाद जस्ट हम क्या करेंगे? जब धार्मिक साक्ष्य की बात आई, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि धार्मिक साक्ष्य जो है हमारे, वो किस तरीके से होंगे? ध्यान से समझना। तो धार्मिक जो साक्ष्य हैं, उनमें 2 भागों में उनको भी बांटा गया है, धार्मिक साक्ष्य को। ये जो धार्मिक साक्ष्य है हमारे, इनको भी हम क्या करेंगे? 2 भागों में बांट देंगे। तो पहला भाग, ध्यान से सुनना, पहला भाग कौन सा? ब्राह्मण साहित्य। पहला भाग क्या हो गया? ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। पहला भाग कौन सा हो गया? ब्राह्मण साहित्य। दूसरा भाग क्या हो गया? दूसरा भाग हो गया ब्राह्मणोत्तर, ठीक है, ब्राह्मणोत्तर साहित्य। दूसरा भाग हो गया हमारा ब्राह्मणोत्तर साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य दोनों में अंतर समझना है। ब्राह्मण साहित्य में वह बातें होंगी या वह पुराण होंगे जो क्या हो? ब्राह्मण के द्वारा स्पेशल एक्टिविटीज के द्वारा की जाए, जिसे ब्राह्मण जो है स्पेशल प्राथमिकता रहता है, वो क्या हो गया? आपकी ब्राह्मण साहित्य। फिर इसके बाद जब ब्राह्मणोत्तर की बात की जाए, तो उसमें अदर धर्म आ जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, ठीक है। क्या समझना है? समझना ये है कि ब्राह्मण साहित्य जो है, ध्यान से समझना, ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आता है। तो एक काम करो, ये जो ब्राह्मण साहित्य है, इस पे जो है आप लोग ऐसे ऐसे करके कॉलम बना लो, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। अब ब्राह्मण साहित्य में ये लिखते जाओ कि कहाँ क्या होगा, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य में ये चीज आप लिखते जाओ कि कहाँ क्या होगा। तो सबसे पहले लिख लो वेद। क्या लिखोगे? सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य में लिख लो वेद लिख लो, ठीक है। जब वेद की बात, वेद मतलब होता है ज्ञान, ध्यान से समझना, ये लिख लो पहला वेद। सभी की डिटेल्स क्लास आगे हम देंगे, ध्यान से समझना। पहले डायग्राम के द्वारा इसको समझो। क्या हो गया? वेद। वेद मतलब हो गया ज्ञान। अब वेद के बाद दूसरा लिख लो उपनिषद। ऐसे लिखते चलना, आप भूल रहे हैं, ठीक है। दूसरा लिखते चलना, क्या हो गया? दूसरा उपनिषद हो गया, ठीक है, ध्यान से समझो। दूसरा क्या हो गया? उपनिषद हो गया, या हम ऐसे लिखते रहे, ठीक। चलो, ये ब्राह्मण साहित्य हो गया। इसमें क्या हो गया? वेद। वेद मतलब ज्ञान। उपनिषद,
उपनिषद हो गया, उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना, ठीक है। उपनिषद के बाद लिख लो आरण्यक, ठीक है ना, क्या लिखोगे, आरण्यक लिख लो, आरण्यक के बाद लिख लो पुराण लिख लो, ठीक है। पुराण के बाद समझ रहे हो ना, पुराण के बाद लिख लो आप स्मृति लिख लो, स्मृति के बाद आप लोग लिख लो रामायण लिख लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है तो हमारे ब्राह्मण साहित्य में आते हैं, इन सब के बारे में आप लोग लिख लो। रामायण के बाद आप लोगों को यदि लिखना है तो रामायण के बाद एक और जो ब्राह्मण साहित्य है वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट साहित्य है, क्या, महाभारत, क्या है, महाभारत, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट साहित्य क्या है, महाभारत, ठीक है। एक क्या है, महाभारत, लिख लिया जल्दी, ठीक है। सभी लोग लिखते रहना, ठीक है। हम देख रहे हैं कौन कौन लिख रहा है, ठीक है, सभी लोग, बहुत अच्छी बात, महाभारत, ठीक है, ध्यान से समझना, महाभारत की बात की जा रही है, ठीक है। अब जब महाभारत की बात की जा रही है तो प्रश्न ये हो गया कि सर आपने बताया साहित्यिक सोच, पुरातात्विक सोच, विदेशियों का आक्रमण, साहित्यिक सोच में आपने बताया एक धार्मिक, दूसरा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य आपने बताएंगे तो रुको थोड़ा सा, हम लौकिक साहित्य बताएंगे, जरूर बताएंगे, पहले धार्मिक साहित्य समझो। धार्मिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया, एक ब्राह्मण साहित्य, दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य को 1 2 3 4 5 6 7 वर्गों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत, ठीक है। इस तरीके से लिख लो। फिर जब ब्राह्मणेतर की बात की जाए तो इनको मिटा दो चुपके से, ठीक है, किसी को पता न चले ऐसे मिटाना, ठीक है ना, देखो हमको पता चले, ठीक है। ब्राह्मणेतर, जब भी ब्राह्मणेतर की बात की जाए तो ब्राह्मणेतर में कौन कौन से आ जाएंगे, वह बताए ना, ब्राह्मणेतर में कोई अदर धर्म और धर्म आ जाएंगे ब्राह्मणेतर, तो ध्यान, कौन सा आ जाएगा भाई, जैन आ जाएंगे, कहना कौन आ जाएगा, जैन आ जाएंगे, और कौन आ जाएंगे, बौद्ध आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा किसमें, कौन सा धर्म हो गया, क्या, अच्छा ठीक है, रिवाइज कर दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। अब कुछ आ रहा है कि सब दोहरा दीजिए, ठीक है, मैं दोहरा देता हूं, ठीक है बेटा, चलो। तो ये बात हमें ये समझना है कि जो साहित्यिक साक्ष्य हैं, ठीक है, उनको ध्यान से हमें समझना है, ठीक है, किस किस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो अब जब बात ये आ रही है कि दोहरा दीजिए, किसी का कहना है कि दोहरा दीजिए, तो ठीक है भाई, हम बता दे रहे हैं, आप पहले इसको नोट कर लो, बहुत नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। जब भी बात की जा रही है तो जब प्राचीन स्रोत की बात की जाए, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक सोच, विदेशी आक्रमण, इसके बाद धार्मिक साहित्य की बात की जाए तो साहित्यिक स्रोत में दो हैं, धार्मिक और गैर धार्मिक, जिसको लौकिक साहित्य के नाम से जानते हैं। धार्मिक साहित्य जो होता है उसे दो भागों में बांटते हैं, एक ब्राह्मण साहित्य, दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य। ध्यान से सुनो, जो ब्राह्मण साहित्य होता है उसमें क्या होता है, वेद मतलब ज्ञान, उपनिषद मतलब समीप बैठना, अरण्यक मतलब क्या होता है, अरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, ये सारे किस पर ब्राह्मण साहित्य में आते हैं। तो फिर सर क्या होता है, फिर ये बताइए ब्राह्मणेतर में कौन आता है, तो ब्राह्मणेतर में कोई अदर ग्रंथ आ जाता है, कोई और धर्म आ जाता है, तो ये सारे ग्रंथ क्या होते हैं, ये ब्राह्मण साहित्य में काम करते हैं, ठीक है। अब जब बात आ गई यहीं पे ब्राह्मण ग्रंथ के बाद, ठीक है, तो ये बात आ गई सर ये गैर धार्मिक भैया जो है, ये लौकिक भैया ये कहां जाएंगे, तो ध्यान से समझना, जब लौकिक साहित्य की बात की जाए तो लौकिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान से समझना, कौन कौन सा, ऐतिहासिक ग्रंथ, पहले लिख लो, सभी लोग लिखो, हम देख रहे हैं किसी को, ठीक है। क्या हो गया, पहला क्या हो गया, लौकिक साहित्य, पहला क्या हो गया, लौकिक साहित्य, ठीक है। या फिर ऐसा करो, इसको हटा दो, यहां लिख लो ऐतिहासिक लिख लो, ठीक है, ऐतिहासिक लिख लो, ज्यादा सही है, ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरा लिख लो इसी में, लौकिक ग्रंथ में दूसरा क्या हो गया, ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक ग्रंथ आप ले लो, दूसरा क्या हो गया आपको, जीवनी ग्रंथ ले लो, क्या ले लो, जीवनी ग्रंथ ले लो, ठीक है ना। तीसरा क्या हो गया आपका, तीसरा आप ये लेना है गल्प साहित्य ले लो। एक्चुअली में गल्प साहित्य वह होता है जो क्या है, देखो एक क्या ले लो, तीसरा ले लो गल्प साहित्य, जहां पर किसी धर्म के परे हो जाने की बात की जाए, ठीक है। कोई धर्म है आपका, जैसे मान लीजिए आप किसी धर्म से, हम मान लीजिए ईसाई धर्म से, ठीक है, और क्या करते हैं आप आकर के हमारे यहाँ वेदों की बखान करने लगते हैं, तो ये सारी जो बातें हैं जो ईसाई धर्म से हैं और आकर के क्या करते हैं, वेदों की बखाना करना शुरू कर देते हैं, तो ये सारी जो बातें हैं वो किस पे आ जाएंगी, गल्प साहित्य में आ जाएंगी, ठीक है, ध्यान से सुनना।
ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, अगला देखते हैं हमारे पास, क्योंकि अगला कौन सा स्रोत पड़ा हुआ है हमारे पास, पुरातात्विक स्रोत पड़ा हुआ है। पुरातात्विक स्रोत से मतलब ही आप लोग समझ रहे होंगे, ध्यान से समझना। अभी विदेशियों का आक्रमण हम करवाएंगे, अभी विदेशियों का आक्रमण कराएंगे, चीन से लोगों को बुलाएंगे, ठीक है ना, ध्यान से समझना। तो अब जब बात की जाए हमारे पुरातात्विक स्रोत की, तो इसको हम धीरे से मिटा दें, कोई ना देखना भाई, हम मिटा रहे हैं, ठीक है। चल, पुरातात्विक स्रोत की जैसे ही बात की जाए तो नाम स्पष्ट है क्या, वह पुरातात्विक मतलब पुरानी चीज है, ठीक है। तो लिख लो नंबर 1 क्या, अभिलेख। दूसरा लिखो, अभिलेख के बाद लिखो मुद्राएं, वेरी गुड। तीसरा लिख लो, लिखो जल्दी से, स्मारक भवन। हम आपको देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना, आपको भी पता है हम देख रहे हैं। चल, स्मारक भवन के बाद क्या हो गया, क्या लिखोगे भाई, और क्या इच्छा है आपकी लिखने की? अभी मैं तो पुरातात्विक की बात नहीं की है क्या, चित्रकला या फिर मूर्तियों की बात कर लो। कौन, चित्रकला ले लो, ठीक है ना, चित्रकला किसी लड़की का नाम नहीं है भाई, या फिर इसी को मूर्तियों की बात ले लो, इसी को आप मूर्तियों, ठीक है, मूर्तियों के साक्ष्य ले लो, ठीक है, मूर्तियां, ऐसा आप बोल सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। तो चित्रकला की बात हो गई, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पुरातात्विक। पुरातात्विक साक्ष्य में कुछ नहीं है, अभिलेख है, मुद्राएं हैं, स्मारक है, और या फिर मूर्तियों के साक्ष्य हो गए, ठीक है। अब हम कहां चलते हैं, विदेशियों की यात्रा का विवरण करते हैं, ठीक है। विदेशियों का जो है वो विदेशियों का यात्रा जो है वो हम क्या करते हैं, विवरण बताते हैं, ठीक है। विदेशी जो है किस तरीके से हमारे देश में आए, आक्रमण की जब आए तभी तो आक्रमण किए विदेशियों में, है ना, तो किस किस तरीके से आए वो हम आपको अभी जानकारी आपको देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना सब लोग, ठीक है। चलो सभी लोग तैयार हो ना, क्योंकि अब विदेशी आने वाले हैं भाई, कुछ भी हो सकता है, विदेशी आ जाएंगे। चल, तो अब हम विदेशियों को बुला लें थोड़ा धीरे से, चल ठीक है, विदेशियों को हम बुला लें। जब विदेशियों को बुलाने जाते हैं तो विदेशी ऐसे नहीं आते हैं, ध्यान देना। विदेशी जब यात्रा करने हमारे आते हैं तो यूनान के रोमन लेखक आते हैं, चीनी लेखक आते हैं, और कौन आता है, अरबी लेखक आते हैं, ध्यान से समझना। विदेशी जब हमारे यहाँ आते हैं, विदेशी की यात्रा का यदि बात कही जाए तो इनको समझना, आपको इनको बहुत जरूरी है समझना। ये एक्चुअल में 3 पार्ट्स में आए थे। एक तो आए थे यूनानी लोग, ठीक है, ध्यान से समझना। एक कौन आए थे, यूनानी। कौन आए थे भाई, यूनानी। रोमन लेखक ऐसा बोलो, है ना। ये तो यूनानी रोमन लेखक आए थे, ठीक है, हमारे यहाँ यात्रा करने, ठीक है। यूनानी रोमन लेखक जब आते हैं तो ध्यान से समझना, आपको जैसे यूनानी रोमन लेखक आते हैं तो एक सबसे पहले क्या करते हैं, टेसियस के पास जाते हैं। टेसियस चूंकि ईरान का क्षेत्र था। उसके बाद वो क्या करते हैं, हेरोडोटस के पास जाते हैं, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है। फिर इसके बाद उसी काल में सिकंदर के साथ आने वाले जो विद्वान होते हैं, जैसे नियारगस हो गया, अर्नेस्टियस हो गया, आस्ट्रोबुलस हो गया, ये हो गए। फिर इसके बाद सिकंदर के बाद जो है मेगास्थनीज वाले लोग जो है, मेगास्थनीज जिसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम इंडिका है, वहां की जो बात की जाए तो वो भी यूनानी रोमन लेखक की बात कही जाती है। इसी तरह आप डायमेकस की बात ले लो तो डायमेकस भी आपका यूनानी रोमन लेखक की बात करें। इसी तरह आप डायनोसियस ले लो, वो भी यूनानी रोमन लेखक हो गया। चाहे टालमी ले लो, जो ज्योग्राफी के लेखक हैं, वो भी आपके कहाँ है, यूनानी रोमन लेखक की बात कर रहे हैं। या फिर आप प्लिनी ले लो, जो नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक हैं, वो भी आपके यूनानी रोमन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से हम सबको क्या करना है, यूनानी के रोमन लेखक के बारे में हमें जानना है। तो जल्दी से बताइए, यूनानी रोमन लेखक लिख लिए ना, तो यूनानी रोमन लेखक में जो है वो आप लोग जल्दी से एक मतलब लिख लो आप लोग, ठीक है, कि यूनानी रोमन लेखक जो है वो किसे किसे कहा गया, कौन कौन वह व्यक्ति थे जो यूनानी रोमन लेखक बने, ठीक है। जब यहाँ पे बात आती है तो पहला नंबर आप डाल लो, ठीक है ना, पहला नंबर आप डाल लो, या ऐसे कर लो आप लोग, ठीक है, यहां से चल देते हैं हम, है ना। चलो, तो पहला नंबर यूनानी रोमन लेखक। अभी ये दोनों को छोड़ दिए क्योंकि जगह थोड़ा कम है हमारे पास, ठीक है, आप लोग आराम से रफ में बना लो, ठीक है। तो जब यूनानी रोमन लेखक की बात आ जाए तो एक तो कौन आ गया, टेसियस। कौन है, टेसियस। कहां से आया था, यूनान से आया था। कहां से आया था भाई,
यूनान के क्षेत्र से आए थे। दूसरा, जब दूसरे की बात करें तो कौन, वही बड़े वाले भैया, क्या नाम था इनका, हेरोडोटस। जल्दी से बताओ हेरोडोटस कौन है, जल्दी से बताओ हेरोडोटस कौन है, कमेंट में बताओ। इतिहास के कौन है, इतिहास के जनक कहे जाते हैं। मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप लोग लिखना। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। या फिर जैसे ही हेरोडोटस की बात क्लियर हो जाती है तो तीसरे वह लोग रोमन लेखक कहे जाते हैं जो सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान थे, ठीक है ना। कौन थे, सिकंदर, ठीक है, क्या क्या, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान, ठीक है। सिकंदर के साथ जो है वो आने वाले विद्वान की बात कर। तो पहला क्या होगा, टेसियस यूनान से आया, हेरोडोटस इतिहास का पिता है, ठीक है। अब हमारे पास जगह की कमी, तो इन दोनों को बैठा, ठीक है। तो कौन कौन आया, ध्यान से समझना। एक कौन आया, एक जब पहली बात करते हैं तो कौन आया, टेसियस आया, ठीक है, टेसियस। दूसरे की बात करते तो कौन आया, दूसरे की बात करें कौन आया, जल्दी बताओ आप लोग, ठीक है, हेरोडोटस आ गया। तीसरे की बात करें तो कौन आ गया, सिकंदर के इतिहास, ठीक है, क्या, इतिहास के जनक, इतिहास के जनक, वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छा। किसने आंसर दिया इतिहास का जनक, पूछ रहा इतिहास, अरे भाई इतिहास का जो पिता है, इतिहास का जनक है, वो यही भैया है, ये वाले, ये इनको देखो अच्छे से, प्रेम से अच्छे से देखो, हेरोडोटस, ठीक है। सिकंदर के साथ आने वाले जो विद्वान थे, ठीक है, तो लिख लो तीसरे कौन थे, सिकंदर, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान, आने वाले जो विद्वान थे, ब्रैकेट में लिख लो कौन कौन विद्वान आए, मैं बता देता हूं आपको, ब्रैकेट में लिखो जल्दी से कौन कौन से विद्वान आए। नियार्कस लिख लो, अनेसेक्टस लिख लो, आस्टोबुलस लिख लो। सिकंदर के साथ कौन कौन से विद्वान आए, जल्दी बताओ, नियार्कस, अनेसेक्टस और आस्टोबुलस। ये विद्वान कौन आए थे, कहां से आए थे, सिकंदर के साथ आए थे। कहां से आए थे, सिकंदर के साथ आए। तो सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान। इसके बाद यही लोग यूनानी रोमन लेखक जो थे, यही लोग जो है, तो अगला कौन कहा गया, डाइमेकस कहा गया। क्या कहा गया, डाइमेकस कहा गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, डाइमेकस के बाद दूसरा कौन सा होता है, डायनोसियस होता है। क्या होता है, डायनोसियस होता है। तीसरा कौन सा होता है यहीं पे, ठीक है, डायनोसियस होता है। इसके बाद कौन सा होता है, टालमी होता है। कौन होता है, टालमी। टालमी से तो आप लोग परिचित होंगे, ज्योग्राफी के कौन है, लेखक हैं। इसके बाद प्लिनी ले लो, एक और ले लो, क्या ले लो, प्लिनी, दिख रहा है सभी को ना, प्लिनी ले लो। ये नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक है। कौन है, नेचुरल हिस्टोरिका नामक जो पुस्तक है उसके क्या है, लेखक है। कौन है, ये नेचुरल हिस्टोरिका नामक जो वो है उसके क्या है, ये लोग लेखक हैं, ठीक है। ओके चलिए, तो जब बात कर रहे हैं, ठीक है, नेचुरल हिस्टोरिका की बात कर रहे हैं तो बात ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग देखो, अब क्या है, चूंकि ये थोड़ा सा ज्यादा कंजस्टेड हो गया तो मैं आपको बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना एक बार, मिला लो, क्या आप लोग सही लिखे हो। तो यदि यूनानी रोमन लेखन की बात करें, विदेशियों का पहला जो यात्रा करने लोग आए थे, पहले बात करें तो यूनानी रोमन लेखन की जब बात करें तो एक क्या आता है, टेसियस होता है। दूसरा कौन, हेरोडोटस होता है। सिकंदर आता है, जो सिकंदर के साथ विद्वान आते हैं वो लोग होते हैं। एक डाइमेकस आता है, एक डायनोसियस आता है, दूसरा टालमी आता है, और कौन आता है, प्लिनी आता है। टालमी क्या होते हैं, ज्योग्राफी के क्या कहे जाते हैं, टालमी जो होते हैं वो क्या कहे जाते हैं, ज्योग्राफी के लेखक कहे जाते हैं। और प्लिनी जो है, नेचुरल हिस्टोरिका नामक किताब जो है प्लिनी के द्वारा लिखी, ठीक है। इस तरीके से कौन हो गए, इस तरीके से जो है यूनान के रोमन लेखक थे, ठीक है। जब यूनान के रोमन लेखक हमारे क्लियर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो लेखक अभी और बचते हैं, ठीक है ना। तो यूनान के रोमन लेखक कंप्लीट हो जाते हैं तो दूसरे लेखक को लिखते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। दूसरा लेखक हमारे पास कौन सा आएगा, ध्यान से बताओ, चीनी लेखक। दूसरे हमारे पास कौन से लेखक आते हैं, चीनी लेखक आते हैं, चीनी लेखक आते हैं, बहुत सही। और दूसरे कौन से आते हैं, अरबी लेखक। क्या आते हैं, अरबी लेखक, ठीक है। चीनी लेखक की जब हम बात करें तो चीनी लेखक कौन कौन से थे और कौन कौन से आए, ठीक है ना। तो यदि पहली बात कर ले हम
तो चीन में सबसे पहले नीचे वाला क्या? कौन सा? नीचे वाला क्या? सिकंदर के साथ आए विद्वान। सबसे नीचे जो है इस पे लिखना था सिकंदर के साथ आए विद्वान जो थे। ठीक है, अब आप लोग लिख लो चीनी लेखक। कोई बात नहीं, लेक्चर अपलोड रहेगा, कल देख लेना, मिनट नोट कर लो और जैसे ही अपलोड हो जाए तो बाद में आप थोड़ा सा पीछे करके देख लेना। ठीक है, बाकी नीचे सिकंदर है, यदि हमें जान समझ में आता। चलो खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे यदि बात करें चीनी लेखक कौन है, तो सबसे पहले कौन आया था? फहान आया। ठीक है, ध्यान से समझना। फिर दूसरा कौन था आया? दूसरा आया सुंग युन। ठीक है ना। तीसरा कौन सा आया? तीसरा इसके बाद क्या हुआ? हेनसांग। ये सभी लेखक थे। ठीक है, ये सब हमें हमारे भारत में आए थे। ठीक है ना, क्या करने के लिए? कुछ न कुछ लिखने के लिए, खोज करने के लिए। इसके बाद जो है चौथे जो चीनी लेखक हैं वो सिंह है। बहुत सारे और भी हैं लेकिन ये लोग चूंकि इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सिंह। ठीक है, ये हमारे चीनी लेखक हैं। कौन होते हैं? एक फायान का नाम ले लो, दूसरा सुंग युन का नाम ले लो, तीसरा हेनसांग का नाम ले लो और चौथा सिंह का नाम। इस तरीके से हमारे क्या हो गया? चीनी लेखक हो गए। फायान हो गया, सुंग युन हो गया, फिर हेनसांग हो गया और सिंह हो गया। सिंह। ठीक है ना। अब जब हम बात कर रहे हैं चीनी लेखक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो हम चलते हैं अरबी लेखकों के पास। ये अरबी भैया बैठे हुए हैं बहुत देर से, ये परेशान ना हो जाए, कहीं दुखी ना हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि अरबी जो लेखक है, ठीक है, अब अरबी लेखक जो है इनका डायग्राम हम कुछ ऐसे बना रहे हैं। आप लोग अपनी सुविधा अनुसार डायग्राम बना लेना क्योंकि आपके पास पर्याप्त रफ है। ठीक है, अब जब अरबी लेखकों की बात आ जाए तो यहाँ पे दो था, एक तारानाथ था। ध्यान से समझना, जब अरबी लेखकों की बात आ जाए तो यहाँ पे दो लोग थे, एक तारानाथ था, दूसरा अलबरूनी। तारानाथ वह व्यक्ति था जो तिब्बती यानी कंग्यूर यानी तंग्यूर के लेखक थे, उन्हें तारानाथ कहा जाता। अलबरूनी ने एक किताब लिखी थी। जल्दी से उस किताब का नाम बता दो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में उस किताब का नाम बता दो। अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी? तब तक हम यहाँ तारानाथ का नाम लेते हैं, तारानाथ, जल्दी से। और दूसरा क्या है? अलबरूनी। जल्दी से बताओ, कोई बता रहा है कमेंट पे? ठीक है, अलबरूनी ने एक किताब लिखी थी। कौन सी किताब लिखी थी? ठीक है, कौन सी किताब लिखी थी भाई? किताबुल हिंदी लिखी थी। वाह, अलबरूनी किताबुल हिंदी, क्या बात। और कौन सी किताब लिखी थी? ठीक है, तो अलबरूनी की जो किताब थी, तो जब इसमें तारानाथ लिख लेना, तारानाथ में सभी लोग लिखना, कंग्यूर यानी तंग्यूर के लेखक तारानाथ थे। जब अलबरूनी की बात की जाए तो उन्होंने एक किताब लिखी थी तहकीक ए हिंद। क्या लिखी थी? तहकीक ए हिंद। ये किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? अलबरूनी के द्वारा ही लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? तहकीक ए हिंद किताब लिखी गई थी। समझ में आई बात ना? तो इस तरीके से हमारा जो है ये चीनी स्रोत है, साहित्यिक स्रोत हो गया, पुरातात्विक स्रोत हो गया, विदेशी आ गए, विदेशी में यूनानी रोमन लोग आ गए हमारे पास, चीनी लेखक आ गए, अरबी लेखक आ गए, चीनियों में फायान आया, सुंग आया, हेनसांग आया, सिंह आया, और फिर अरबी लेखक में तारानाथ आए। ठीक है, और तारानाथ के बाद हमारा अलबरूनी आया जो तहकीक, जो क्या किया था? अलबरूनी क्या था? तहकीक एक हिंद नामक पुस्तक की क्या कर दी थी? लिखे थे। ठीक है, ध्यान है, तहकीक हिंद नामक पुस्तक जो है उनके द्वारा लिखी गई थी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? चलिए, जब बात समझ में आ रही है तो बात को समझना है। ठीक है, अब जब बात समझ में आ रही है तो बात को क्या करना चाहिए? जो बात समझ में आए तो उसे समझना चाहिए ना। चलिए, जब समझना चाहिए, आप लोग अच्छे बच्चे हो तो समझना हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, वेद में यदि सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथ की बात करें, ठीक है, वेद में यदि हम सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथ की बात करें, प्राचीन ग्रंथ की बात करें तो जिनका जो संकलन हुआ था वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन, क्या नाम था? वेदव्यास के द्वारा किया गया। क्योंकि कल हम क्या किए थे? कल हम 4 वेद पढ़े थे। ठीक है, कल क्या पढ़े थे हम लोग? 4 वेद पढ़े थे? नहीं, कल हम युग पढ़े थे। जल्दी से चारों युग के नाम बता दो आप लोग फटाफट। जो लोग नहीं पढ़े हैं चारों युग के नाम बता दें हमको। ठीक है ना, ध्यान से कर लेना, हमें नहीं बताना तो कम से कम खुद से याद कर लेना। 4 युग थे, उसमें अवतार हुए थे। इसी तरह से आज हम क्या कर रहे हैं? वेद कर। तो वेद भारत के जो है वो सर्व प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, जिनका जो संकलन है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास के द्वारा किया जाता है। वेद का जो अर्थ होता है, एक्चुअल में जो वेद का अर्थ होता है वो होता है नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज, यानी क्या? ज्ञान। यानी जब इसमें आर्यों का आगमन हुआ तो ये लोग क्या करने लगे? बसने
इनके जब ये लोग आए तो ये लोग क्या करने लगे, रुकने लगे वहां, ठीक है ना, ये लोग वहां पे बसने लगे। जब ये लोग बसने लगे तो उस समय एक जो वेद नामक जो धर्मग्रंथ उत्पन्न हुआ, ज्ञान होने लगा लोगों के पास, लोग अलग अलग तरीके से अपने ज्ञान को तराशने लगे, तो वहां पर वेद का क्या हो गया, अवतार वेद आ गए। तो इनको जो है इसी रहने की जो शैली है, इनको 4 प्रकार से बांटते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। पहला प्रकार ऋग्वेद, ध्यान से समझना, पहला प्रकार ऋग्वेद, ठीक है ना, पहला प्रकार क्या है, ऋग्वेद, ठीक है, निकालना नहीं है, ठीक है, पहला प्रकार क्या है, ऋग्वेद, ठीक है। अब ऋग्वेद की जब बात की जाए तो सब लोगों को पता होगा, क्या पता है भाई, ऋग्वेद में कितने मंडल है, कमेंट पे बताओ, फटाफट कमेंट पे बताओ, ऋग्वेद में कितने मंडल है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, फटाफट कमेंट पे बताओ भाई, कमेंट कौन कौन कर रहा है, मैं देख लूं थोड़ा सा, कितने मंडल है, कोई तो बता दो भाई, ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल है, कमेंट पे बताओ। 10 मंडल है, गुड। और कोई, बहुत अच्छा, और कोई, ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है, और कोई भाई, कितने मंडल है, और कोई, क्या बात है, क्या अनामिका का कहना क्या है, 8 मंडल है, चलो, और कोई, ठीक, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो आप लोग बताने की कोशिश करो, मैं आपके साथ हूं, ठीक है, बस आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है, हम भी पढ़ते रहेंगे, हमको भी कुछ पढ़ाते रहो, ठीक है, ऐसे बताते रहो, 8 हैं 10 हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं वेदों की, तो ध्यान से समझना, अब हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है ना। जब वेदों की बात करें तो क्या होता है, ऋग्वेद होता है, ठीक है, ध्यान से समझना, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, ध्यान से समझना, कितने, 1028 सूक्त हैं, कितने हैं, ऋग्वेद की बात की जा रही है, ठीक है, ऋग्वेद में कितने हैं, 10 मंडल हैं, ठीक है, 10 मंडल हैं और 1028 जो है वो क्या है, सूक्त है, 1028 क्या है, सूक्त है। लेकिन वहीं पे 1028 सूक्त कैसे हैं, वो चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जब 1028 सूक्त की बात की जाए तो एक्चुअल पे जो सूक्त बोल दो या फिर इनको बोल दो श्लोक, क्योंकि सूक्त आप डायरेक्टली यदि बोल दोगे तो यहाँ पे आगे प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है, क्योंकि आगे हमें इन्हें बांटना है, ये बताना है कि श्लोक कैसे बने। तो ध्यान से समझना, इसमें 1017 जो है वो क्या है, सूक्त है। अब यहाँ पे कर लो सूक्त, 1017 जो है वो क्या है, सूक्त है, और 11 जो है वो क्या है, वाल्यखिल, 11 जो है वो क्या है, वाल्यखिल जो है वो स्रोत है, ठीक है, 11 क्या है, वाल्यखिल स्रोत है। जब यहाँ पर मंत्रों की बात की जाए, जब यहाँ पर ऋग्वेद में मंत्रों की बात की जाए तो 10,600 क्या है, मंत्र है, ठीक है, ध्यान देना, 10,600 क्या है हमारे यहाँ पे मंत्र है, यदि ऋग्वेद में मंत्रों की बात की जाए, ध्यान से समझना। ऋग्वेद जो है ऐसा ग्रंथ है, इसकी जो रचना है ऋग्वेद की वो सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। ऋग्वेद में अग्नि, ध्यान से समझना, ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, ध्यान से समझना, ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण जैसे देवताओं में रची गई एक प्रार्थनाओं का संकलन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान से समझना, किसका 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 किसका, ध्यान से समझना, एक क्या हो गया, अग्नि हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया, अग्नि हो गया, दूसरा क्या हो गया, सूर्य ले लो, क्या ले लो, दूसरा ले लो, आप लोग इसी भी ले लो, दूसरा ले लो सूर्य, ठीक है, सूर्य, तीसरा ले लो आप लोग, तीसरा ले लो वरुण, ठीक है, क्या ले लिया, वरुण ले लो। वरुण के बाद आप और लेना चाहो तो एक उनको भी ले लो, कौन, बहुत बढ़िया आदमी है, ठीक है, आदमी बोल दो, इनसे दुनिया डरती है कि नहीं डरती, इंद्रदेव को जब गुस्सा आता है तो फिर क्या होती है, क्या लग जाता है जी, आषाढ़ लग जाता है, बारिश का मौसम आ जाता है, ठीक है। चलो, ऋग्वेद में जो है वो गायत्री मंत्र जपा गया है, ध्यान देना, ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। ये जो गायत्री मंत्र है वो एक्चुअली सूर्य को समर्पित है, सूर्य की स्तुति है, ठीक है, ध्यान से समझना। गायत्री मंत्र सभी को पता होगा, नहीं पता है ध्यान से समझना, ऋग्वेद में क्या किया गया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में ही जो है वो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ये गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य की स्तुति की बात कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, सूर्य की स्तुति। तो सभी लोगों को पता होगा गायत्री मंत्र क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझना, गायत्री मंत्र क्या होता है, देखो उधर, ठीक है, ये हमारा क्या है, गायत्री मंत्र, ठीक है। अब इसका जो है उल्लेख इसी में ऋग्वेद में किया गया।
ऋग्वेद के बाद हमारा दूसरा वेद आता है। दूसरा वेद कौन सी क्लासेस हैं? आपको बहुत अच्छी चीजें बताई जा रही हैं, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आपको हो सकता है और अच्छी चीजें चाहिए हो, लेकिन ध्यान दें मेरे जहां तक जानकारी में है तो बहुत अच्छी चीजें हैं ये, ठीक है ना। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको बेसिक क्लास को और आगे बढ़ाने में जो है, ठीक है ना, ठीक है, हाँ बारिश, ठीक है, क्या लिख रहे हो? हाँ ठीक है। तो अभी यदि बात की जाए, ठीक है, तो अब अगली जो बात की जा रही है वो हमारी किसकी बात की जा रही है? यजुर्वेद की बात की जा रही है अगली बात, ठीक है, ध्यान से समझना। जब यजुर्वेद की बात आ जाए, की बात की जाए, ठीक है, जब ठीक है, यज्ञ मतलब, एक मिनट यार, हंसना नहीं, आप लोग सर से यज्ञ लिखते रहेंगे, ठीक है, चलो। यजुर्वेद, यज्ञ जो है एक शब्द है, यज्ञ यहां नहीं है, यहां पे एक शब्द है क्या? यहां पे एक शब्द है यजु, यहां पे एक शब्द है यजु। यजु का जो मतलब होता है वो क्या होता है? यज्ञ। अर्थात यदि हम बात करें यजु की, यजुर्वेद की, तो वहां पे यज्ञ होता था। इनके नियम की बात कही गई है, यज्ञों के विधियों की बात कही गई है, इसी में आपको कर्मकांड जो है, इसीलिए यजुर्वेद में जो है वो कर्मकांड प्रधान ग्रंथ माना गया है। अब जब यजुर्वेद में बात ही कर रहे हैं तो वहां पे एक बात नोट कर लो कि इसका जो पाठ है वो ब्राह्मणों को अर्धायु, ध्यान से समझना, इसका जो यजुर्वेद में जो पाठ है वो ब्राह्मणों को अर्धायु में करवाया जाता है। कब करवाया जाता है? ध्यान देना, ठीक है, अर्धायु में कराया जाता है। जब ब्राह्मण क्या होता है उस समय अपनी आधी उम्र में होता है, लगभग की अर्धायु, ठीक है, यानी लगभग, ठीक है, आवाज नहीं आ रही, वीडियो कट हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए। तो जब आधुनिक की बात की जा रही है, बराबर नहीं आ रही आवाज आप लोगों को, ठीक है, कट रहा है, थोड़ा सा आप लोग रिफ्रेश मारो, अपने उसको रिफ्रेश मारो, हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं है, बराबर चल रहा है। बाकी लोग थम करके बताओ भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बाकी लोग बता दो भाई, बाकी लोग एक आध दो लोग बताओ आपको, हम देखें तो चल रहा है कि नहीं, ठीक है, कोई बताओ, मैं नाम बोलता हूं, आप लोग ऐसे नहीं बताओगे, ठीक है, राखी बताओ बेटा, ठीक है, आवाज आ रही ना, चलो कोई बात, ठीक है, रिफ्रेश मारो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम बात कर रहे थे, बहुत अच्छा, ठीक है, क्या बोल रही राखी, ठीक है, तो इस तरीके से हमको चला। तो जब यजुर्वेद की बात की जाए तो वहां पे एक अध्वर्य की बात की जाती है, ब्राह्मण अध्वर्य। अब यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, ध्यान से समझना, ये जो यजुर्वेद है इसको जो है वो दो भागों में बांटा गया। एक का नाम क्या है, ध्यान से समझना, जल्दी से नाम बता दो। एक का नाम है क्या? कृष्ण। एक का नाम क्या है? एक का नाम है एक्चुअल पे कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरे का नाम क्या है भाई? अब इतना बता दो, दूसरे का तो बता दो आप लोग, ठीक है, यजुर्वेद। जब हम कृष्ण यजुर्वेद का नाम बता दिए तो आप लोग दूसरे का बता दो, क्या? शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, ध्यान से समझना, जो कृष्ण यजुर्वेद है वो एक्चुअल में क्या है? गद्य है। क्या है? गद्य है, ठीक है। लेकिन जो शुक्ल यजुर्वेद है वो क्या है? पद्य है, ठीक है, ध्यान से समझना, वो क्या है? पद्य में लिखा गया है। अब जब हमारी बात की जाती है यजुर्वेद में गद्य और पद्य, यानी कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद की जब बात की जाए तो इनको दो भागों में बांट दिया गया। यजुर्वेद एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा वेद है जो दोनों में रचा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान से इसको नोट कर लो। यजुर्वेद के बाद कौन कौन सा हो गया भैया हमारा? एक हो गया हमारा क्या? ऋग्वेद। दूसरा कौन सा हुआ? यजुर्वेद। तीसरे भैया हमारे आ जाते हैं कौन से? गाना बजाना, सामवेद, ठीक है, जल्दी बताओ, सामवेद गाना, ठीक है, एक्चुअल पे सामवेद, जल्दी बताओ, साम मतलब क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे एक शब्द आपको मिल रहा होगा, साम। सामवेद जब लिखोगे यहाँ पे ध्यान से लिखना, सामवेद। सामवेद जब लिखोगे तो यहाँ पे एक शब्द मिलता है आपको, साम। एक्चुअल पे साम का जो मतलब होता है वो होता है गीत। क्या होता है साम का मतलब? साम का मतलब होता है गीत,
ठीक है, यानी जिन ऋचाओं के ऊपर गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, सामवेद में रखा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना, भारतीय संगीत के स्रोत माना जाता है, या फिर चाहे उनको ले लो। ठीक है, एक्चुअल पे ज्यादा से ज्यादा जो सामवेद जो है वो सामवेद की यदि उद्गाता की बात करें तो वो कौन होता है, सामवेद की यदि पुरोहित की बात करें तो सामवेद में एक्चुअल पे क्या होते हैं, उद्गाता, यानी कौन होता है, पुरोहित। ठीक है, जो पुरोहित होता है वही क्या होता है, उद्गाता होता है। क्या नाम है, पुरोहित। ठीक है, ध्यान देना, जो पुरोहित होते हैं, पुरोहित वहां वही बिल्कुल सही समझ रहे हो आप लोग, पुरोहित एक्चुअल पे वही पंडित जी जो आपके घर में कथा सुनाने आते हैं, पुरोहित। पुरोहित एक्चुअल पे वही कौन है, पंडित जी हैं जो आपके घर में क्या करने आते हैं, कथा सुनाने आते हैं। ध्यान से समझना, तो पुरोहित जो हो गए, ठीक है, वो आपके क्या हो गए, सामवेद में हो गए। ठीक है, अब सामवेद के बाद जो है, ध्यान से समझना, सामवेद के बाद एक और वेद आता है। कौन सा वेद आता है, ठीक है, किसी को पता है कौन सा वेद आता है, सामवेद के बाद एक और वेद आता है। यानी साम मतलब समझ लो, जब भी ऋग्वेद की बात कही जाए तो याद कर लो कि यहाँ पे गायत्री मंत्र की रचना की गई है। ध्यान से समझ लेना, ठीक है, सूर्यदेव को समर्पित है, ठीक है, अग्निदेव हो गए, इंद्रदेव हो गए, ऐसे लोगों को समर्पित है ऋग्वेद। यजुर्वेद की जब भी बात आ जाए तो यजुर्वेद को समझ लेना, क्या यज्ञ मतलब यज्ञ की बात कही जा रही है। ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा उद्गाता है, इसको जो है तो दो खंडों में बांटा गया है, गद्य और पद्य, ऐसे याद कर लो। फिर सामवेद की बात कही जाए तो साम मतलब होता है गाना, यानी गीत, यानी क्या होता है, गीत। गीत का जो मुख्य काम होता है वो किसके पास होता है, पुरोहित जी के पास होता है। इन्हीं पुरोहित को जो है वो उद्गाता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं पुरोहित को जो है वो उद्गाता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो, फिर इसके बाद अगला एक वेद और आता है। क्या नाम होता है इसका, अथर्ववेद। यही होता है ना, ध्यान से बताना जल्दी से, कमेंट में बताओ, अथर्ववेद। ठीक है, एक क्या होता है, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद की जब बात की जाए, एक्चुअली अथर्व का मतलब होता है, अथर्व का मतलब होता है क्या, अथर्व का मतलब होता है पवित्रता। क्या, अथर्व का मतलब जो होता है वो क्या होता है, पवित्रता। ध्यान, पवित्रता, यानी पवित्रता, या फिर कर लो आप लोग जादू करो। ठीक है, ध्यान से समझना, पवित्रता व फिर जादू। अथर्ववेद, यहाँ पे जब अथर्ववेद की बात की जाए तो यहाँ पे रोग निवारण हो गया, चाहे राजशक्ति हो गई, चाहे वो विवाह की बात हो, चाहे वो प्रणय गीत की बात हो, जितने भी अंधविश्वास है, जितने भी अंधविश्वास हैं, अब यहाँ बोल दिया आप पवित्र हो, क्या क्या मतलब, क्या क्लियर है, ये अंधविश्वास है। ठीक, जादू मार दिए, ठीक है, अभी बोल दिया गया कि अब हम मंत्र मार दे रहे हैं आप सही हो जाओगे, ये क्या है, ये अंधविश्वास है। ठीक है, और हमारा भारत क्या करता है, हमारा भारत साइंस पे भरोसा करता है, अंधविश्वासों पे नहीं। ठीक है ना, लेकिन अभी भी भारत में कुछ तत्व ऐसे हैं जो अंधविश्वासों पे भरोसा करते हैं, और अच्छी बात है, कहीं कहीं लोग ठीक भी होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यानी जब भी अंधविश्वासों के वर्णन की बात आ जाए तो अथर्ववेद याद आ जाना चाहिए, पवित्रता की बात आ जानी चाहिए, जादू टोने की बात आ जानी चाहिए, ये सारी बात कहाँ, अथर्ववेद में। इसमें राजा परीक्षित और कुरुओं का राजा, इसमें जो राजा परीक्षित है उनको क्या कहा जाता है, कुरुओं का राजा भी कहा जाता है यहाँ पे अथर्ववेद। ठीक है ना, क्या कहा जाता है इनको, राजा परीक्षित को क्या कहा जाता है भाई, राजा परीक्षित लिख लेना, राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा भी कहा जाता है, ध्यान रखना, कुरुक्षेत्र, ठीक है, वहां का राजा भी कहा जाता है। अब एक बात यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है कि सर मुझे ये बताइए, वेद जो है, ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा, इसके प्रणेता क्या होंगे, और इस पे क्या क्या बात जो है वो लिखित की गई। तो ध्यान से सुनना और लिख लेना हो, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं तो आपको ज्यादा थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है ना, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ पेन कॉपी लेकर के। ठीक है, चल, जब हम क्या करते हैं, ठीक है, वेद उपवेद और उसके विवरण की बात कर लें तो ऋग्वेद का उपवेद, कमेंट पे बताओ जल्दी से, ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा, क्या, अच्छा हाँ, राजा परीक्षित जो था वो कुरुओं का राजा था। ध्यान देना, राजा जो परीक्षित था वो कुरुओं का राजा था, कुरुक्षेत्र। चलिए अब हम इस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम बताते चलते हैं, आप लोग लिखते चलना। ठीक है, ध्यान देना, हम देख रहे हैं आप। ठीक है, तो ऋग्वेद क्या हो गया, ऋग्वेद का जो उपवेद है
ठीक है। एक तरफ लिख लो आप लोग ऐसा वेद, इस तरह बना लो यार, ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा मुझे ऐसा लगता है आसान है, बाकी आप अपनी हिसाब से बना लो। वेद लिख लो, उपवेद लिख लो, ठीक है ना। इसके बाद प्रणेता लिख लो आप लोग, ठीक है, दिखना ना होगा, ठीक है। वेद लिखो, ठीक है, उपवेद लिख लो ऐसा, ठीक है, प्रणेता लिख लो आप लोग, और यहाँ पे इनका सबका विवरण भी लिख लो क्या। ऐसे आप लोग 4 कॉलम बना लो, ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। 4 कॉलम आप लोग बना लो, सबसे बढ़िया चीज रहेगी, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। सभी लोग ध्यान से पढ़ना भाई, ठीक है। चलो, क्या चीज, कौन सा राजा सर एक बार, अच्छा ठीक है, राजा परीक्षित था, राजा परीक्षित था जो कुरुओं का राजा था, कुरुओं, ठीक है, कुरुक्षेत्र का राजा था राजा परीक्षित, ठीक है। चलो, तो ऐसा बना लो आप लोग, वेद उपवेद, कौन से वेद का क्या उपवेद है, क्या कौन प्रणेता थे और क्या उनका विवरण है, इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना। चल रहे हैं हम लोग जानकारी इकट्ठा करते, ठीक है। चलो जल्दी से, तो वेद में यदि बात की जाए, वेद में यदि बात की जाए तो क्या होता है, पहला कौन सा भाई, अभी मैंने बताया ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की यदि उपवेद की बात कर दो आप लोग तो क्या होगा, आयुर्वेद। क्या होगा भाई, आयुर्वेद, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात, आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं। आयुर्वेद, आयुर्वेद में यदि प्रणेता की बात कर रहे हैं तो प्रणेता आप लोग लिख लो क्या, धन्वंतर। क्या लिखोगे, धन्वंतर। बहुत अच्छा, आप लोग अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है ना, इस तरह लिख लो धन्वंतर। बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअल पे इसको हल्के में मत लेना कि ऋग्वेद क्या है या इसका उपवेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके लिए आप भटकते रहोगे। इनको मैं एक कलेक्शन में दे दे रहा हूँ, और कल की जो क्लास होगी वो पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड क्लास होगी। कल हम प्राचीन भारतीय जो इतिहास है उनका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बताने वाले हैं, ध्यान से समझना। इसलिए कल की क्लास, यानी कल तो संडे है, सॉरी कल संडे है, मंडे की जो क्लासेस होगी, संडे को ध्यान रखना, संडे को टेस्ट होगा, और संडे को टेस्ट दिन भर नहीं होगा, शाम को 6 बजे होगा ये क्लास का टेस्ट जो हम आपको बता रहे हैं। 7 बजे होगा जो हम टेस्ट लेते हैं, 12 बजे हिस्ट्री, 8 बजे होगा तो साइंस का होता था। तो इस तरीके से कल हम 3 टेस्ट 3 घंटे में लेने वाले हैं। तो आप लोग बढ़िया से तैयार रहना और एक से बढ़ के एक नंबर लाने की कोशिश करना, ठीक है ना। बढ़िया अच्छा खासा नंबर ले आने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो जब बात की जा रही है, जब बात की जा रही है ऋग्वेद की, ठीक है, आवाज आ रही है क्या, ठीक है। चलो, तो अभी आ रहे हैं, अच्छा हम देख रहे हैं, ठीक है। हर्षिता सिंह बघेल, ठीक है ना। आयुर्वेद क्या लिखा है, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। कॉल कट करो, कॉल कट करो, ठीक है। तो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का क्या है, उपवेद है, ठीक है। जब बात हम करते हैं इस तरह से, ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छा, सभी लोग वेद बता डालिए, ठीक है। वेद क्या होते हैं, है ना। तो जब भी हम बात कर रहे थे ऋग्वेद की उपवेद की बात कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है, कि जब बहुत अच्छा, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है, आयुर्वेद के प्रणेता धन्वंतरि हैं। तो इन्होंने किस बारे में इन सारी बातों का जिक्र किया है, तो ये ऐसी बात जब आ जाए तो ध्यान देना, ये शिक्षा शास्त्र, क्या, चिकित्सा शास्त्र, ध्यान देना, चिकित्सा, ठीक है ना, चिकित्सा शास्त्र के बारे में जानकारी इन लोगों ने दी है, ठीक है ना। चिकित्सा शास्त्र के बारे में जानकारी इन लोगों ने दी है, ठीक है। जब चिकित्सा शास्त्र की बात क्लियर हो जाए तो दूसरा कौन सा आता है, यजुर्वेद। दूसरा अभी हर्षिता बताई है, ठीक है, ध्यान देना। दूसरा जो बात आता है, सर इस पे एक डालिएगा, ठीक है। दूसरा जब बात आ जाए, ठीक है, तो वो कौन सी बात आ जाए, ठीक है। दूसरा जब बात आ जाए तो वो क्या आ जाए, यहाँ पे दूसरी बात आ जाती है यजुर्वेद, ठीक है ना। जल्दी से लिखो आप लोग, यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो क्या है, धनुर्वेद है। क्या है, जल्दी बताओ। आप लोग हमारे बताने से पहले कमेंट पे बता दिया करो, ठीक है ना। उससे आपको ये होगा कि आपको ये बात क्लियर होगी कि जो हम बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब क्या आपसे पहले बनता था या तुक्का मारने वाले था, ठीक है। तो तुक्का सही लेकिन कर दिया करो। यजुर्वेद का जो उपवेद है क्या है, धनुर्वेद है। धनुर्वेद के जो प्रणेता है वो कौन है भाई, जल्दी बताओ, कौन है भाई, कौन हो सकते हैं, वही विश्वामित्र जी। कौन, विश्वामित्र, वेरी गुड।
विश्वामित्र, तो इस पे चर्चा किसकी हुई है? तो चर्चा हुई है इस पे युद्ध कला की। किसकी चर्चा हुई है? युद्ध कला की। बहुत अच्छा, ठीक है, युद्ध कला की चर्चा हुई है। फिर इसके बाद जब हम तीसरा देखते हैं तो तीसरा हमारा कौन सा आता है? वही सामवेद, जिसपे गाने की बात कह रहा था मैं, ठीक है, सामवेद। ठीक है, ध्यान देना, यजुर्वेद में दो भागों में, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, जब सामवेद की बात कर ले तो सामवेद का जो उपवेद है वो क्या है? जल्दी बताओ, कमेंट पे बताओ भाई, कमेंट पे बताओ। गंधर्व वेद, वेरी गुड। ठीक है, क्या है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद जो थे उपवेद है, और इनके जो प्रणेता कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं? कौन हो सकते हैं भाई? भरत मुनि, वेरी गुड, ठीक है ना, भरत मुनि। प्रणेता कौन है? ये भरत मुनि। इन्होंने कला और संगीत से संबंधित बात की है। किसकी किसकी बात की है? कला और संगीत से संबंधित बात की है। ठीक है, कला और संगीत से संबंधित जो है वो बात की है। किसने बात की है? इसने बात की है भरत मुनि। ठीक है ना, कहां बात की है? ये सामवेद में। सामवेद में यानी गंधर्व वेद। उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। याद करके जाना है हमको। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। आयुर्वेद के प्रणेता धन्वंतरि। धन्वंतरि ने किसकी बात की? चिकित्सा शास्त्र की बात की, उससे संबंधित बात की। दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद। यदि प्रणेता की बात करें तो विश्वामित्र। बात करें इन लोगों ने किस मामले में बात की है? तो किस मामले में बात की है? तो युद्ध कला से संबंधित इन लोगों ने बात की है। तीसरी बात करें सामवेद। सामवेद के उपवेद कौन है? गंधर्ववेद। जल्दी से रिवीजन कीजिए, सामवेद का उपवेद कौन है? गंधर्ववेद। गंधर्ववेद के प्रणेता कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि ने किस बात पे बात की है? कला एवं संगीत से संबंधित बातें की। ध्यान से समझना, भूलना नहीं है आपको। ठीक है, इसके बाद क्या है? अथर्ववेद। यार भूलना नहीं भाई, इतनी मेहनत कर रहा हूं, भूलना नहीं। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो उपवेद की बात कर तो क्या है? शिल्पवेद। क्या है? शिल्पवेद। अथर्ववेद के उपवेद की बात करें तो क्या है? शिल्पवेद। तो प्रणेता कौन है? प्रणेता कौन है भाई? जल्दी बताओ, कौन है प्रणेता? जल्दी बताओ, नहीं बताओ। चलो मैं तो बताऊं भाई, विश्वकर्मा जी हैं, वही विश्वकर्मा। ठीक है ना, जिन्होंने क्या जब चाहा तो मंदिर बना दिया एक एक रात में। ठीक है, तो विश्वकर्मा जी हैं। और फिर क्या इन्होंने किस बारे में बात की? तो जाहिर सी बात है ना, ये क्या है? विश्वकर्मा जी हैं, तो काहे की बात करेंगे? कुछ ना कुछ बनाने की ही बात करेंगे। यानी इन लोगों ने भवन निर्माण की कला से संबंधित बात की है। किससे? भवन निर्माण कला से संबंधित बात की है। भवन निर्माण कला से संबंधित जो है इन लोगों ने बात की है। तो इस तरीके से हमको जो है तो आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, समझ में आ गई ना? अब जब ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए, अब आप लोग, ये हो गया आपका। अब ध्यान दें, अब आप लोग एक छोटी सी हेडिंग डालें ब्राह्मण ग्रंथ की। ठीक है ना, एक छोटी सी हेडिंग डालें हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ की। ठीक है ना, एक छोटी सी हेडिंग डालें ब्राह्मण ग्रंथ की। ब्राह्मण ग्रंथ एक्चुअल पे प्रत्येक वेद की जो रचना है, प्रत्येक वेद की गद्य रचना जो है वो ब्राह्मण। ध्यान देना, प्रत्येक वेद की, प्रत्येक वेद, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे वो सामवेद हो, चाहे वो यजुर्वेद हो, चाहे वो अथर्ववेद, सारे वेदों की जो गद्य रचना है वो क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ तो लिख लो, ब्राह्मण ग्रंथ में यदि बात की जाए तो ऋग्वेद हो गया। ऋग्वेद में देख लो तो ऋग्वेद में कौन से ब्राह्मण आएंगे? कौशिकी ब्राह्मण आएंगे, ऐतरेय ब्राह्मण आएंगे। ऋग्वेद में यदि बात कर लो तो हम यहीं पे बात कर रहे हैं आपके, ऋग्वेद में यहीं से बात कर रहे हैं। तो कौन से ब्राह्मण आ जाएंगे आपको? कौशिकी ब्राह्मण आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना। फिर यदि यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में कौन से ब्राह्मण आ जाएंगे? यहाँ पे कौशिकी ले लो और ऐतरेय भी ले लो। ऐतरेय भी सब दिख रहा है क्या? ठीक है ना, दिख रहा है ना, यहाँ जो लिख रहे हैं हम साइड पे। ठीक है, चलिए ऐतरेय की बात कर लो। ऐतरेय के बाद फिर देख लो दूसरे में, यदि यजुर्वेद की बात कर रहे हो तो दूसरे में ले लो, तैतरी ले लो और शतपथ ले लो। ठीक है, दो तरह के ब्राह्मण थे, तैतरीय ब्राह्मण। ठीक है, और क्या? तैतरी ब्राह्मण और ले लो शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ले लो। ठीक है, इस तरीके के ब्राह्मण थे। ठीक है, या फिर आप सामवेद लेना है तो पंचविश ले लो। सामवेद लेना है तो क्या ले लो? पंचविश ले लो। ठीक है, और क्या ले लो? पंचविश ले लो, या फिर जैमिनीय ले लो। ठीक है, पंचविश के, या फिर क्या कर लो? जैमिनीय ले लो। ठीक है ना, या फिर अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में क्या ले लो? अथर्ववेद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्राह्मण थे जिनका नाम था क्या? गोपथ ब्राह्मण के नाम से जाना जाता। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? अभी ध्यान से समझना, हम रिवीजन कर रहे हैं एक बार। ठीक है ना, वेद ऋग्वेद,
ऋग्वेद में कौन से ब्राह्मण थे, यदि यहाँ पे लिख लेना ऐसे ब्राह्मण, देखो हमने एक ही चार्ट में आपको बता दिया, ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ से खत्म कर दिया। देखो ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, ठीक है ना, ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, ध्यान देना, रिवीजन कर रहा हूं, फटाफट रिवीजन करना है हमारे साथ में, ठीक है ना, हम देख रहे हैं कौन कौन है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात, ठीक है, चलो सर को दिखाओ, सर देखिए सर, अरे यार, तो जब भी हम बात कर रहे हैं ध्यान से समझना, अब हम रिवीजन कर रहे हैं, एक बार रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान से समझना है भाई, समझना है यार, छोड़ के क्या जा रहे हो, हमने देखा अभी 15 थे, शब्द गलत बात, छोड़ के नहीं, आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना मेरे साथ में, वो चीज याद होगी, यदि रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगी, चलो बहुत अच्छी बात, छोड़ के नहीं जाना। चलो देखो अब कैसे याद करते हैं हम, ध्यान से सुनना, कैसे याद करते हैं, वेद, ठीक है ना, वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद में ब्राह्मण कौशिकी ब्राह्मण थे, ऐतरेय ब्राह्मण थे, ऋग्वेद में उपवेद की बात करें तो आयुर्वेद था, प्रणेता की बात करें तो धन्वंतरि थे, यदि हम ये बात करें किस बारे में इन लोगों ने बात की है, तो किस बारे में बात की है, इन लोगों ने चिकित्सा शास्त्र से संबंधित बात की है। दूसरा यदि यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में तैत्तरीय ब्राह्मण या सप्तक ब्राह्मणों की बात कही गई है। यदि ये बात करें, यदि हम ये देखें, ठीक है, यदि हम ये देख लें कि यहाँ पे किस उपवेद की बात कही गई है, तो यहाँ पे धनुर्वेद की बात कही है। यदि हम ये देख लेंगे विश्वामित्र, विश्वामित्र कौन है, तो प्रणेता है, किस बारे में बात की है, तो किस बारे में बात की है, युद्ध कला से संबंधित इन लोगों ने बात की है, बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। फिर यदि हम ये देख लें सामवेद की बात करें, सामवेद में पंचविश ब्राह्मण हो गए, जैमिनी ब्राह्मण हो गए, पंचविश ब्राह्मण, यदि वेद की बात करें तो धर्मवेद है, यदि प्रणेता की बात करें तो भरत मुनि थे। इन लोगों ने चर्चा की संगीत और कला साहित्य के बारे में चर्चा की। इसके बाद अगले क्या है, अथर्ववेद, अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण थे, कौन थे, गोपद ब्राह्मण थे। यदि उपवेद की बात करें तो शिल्पवेद थे, यदि प्रणेता की बात करें तो विश्वकर्मा जी थे, और विश्वकर्मा जी थे तो जाहिर सी बात क्या करेंगे, भवन का निर्माण ही करेंगे, और क्या करेंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात ना। तो आप लोगों को ध्यान से सभी लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना, सभी लोग कल टेस्ट 1 नंबर का देना है, टेस्ट में कल किसी की भी कमी नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हो ना, टेस्ट में कल यदि किसी की कमी आ गई ना तो हम देखेंगे सबको, ठीक है, ध्यान से समझना, देखेंगे भाई, आप कुछ ना करें, टेंशन न लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अरेंडक के बारे में देखते हैं। यदि हम ये चीज देख ली, ये चार्ट हमको याद रखना है। अब हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, अरेंडक की बात कर रहे हैं, ठीक है, अरेंडक की बात कर रहे हैं। वैसे भी क्या करना है हमको, अरेंडक की बात करनी है। एक्चुअली अरण्य, अरेंडक जो है एक शब्द होता है अरण्य, अरेंडक जो होता है एक शब्द होता है अरण्य, अरण्य से मिलकर बना। एक्चुअली अरण्य का जो मतलब होता है, ये देखो अरण्य, अरण्य का जो मतलब होता है वो क्या होता है, जंगल, क्या होता है भाई, जंगल, आप लोग देखे हो ना, वन वही फॉरेस्ट, ठीक है ना, वो होता है। यदि हम बात करें अरण्यक, तो अरण्यक में जो दार्शनिक ग्रंथ हैं, यदि उनके विषय में हम जानकारी ग्रहण करें, जानकारी देखें, तो आत्मा हो गया, परमात्मा ले लो, जन्म ले लो, मृत्यु ले लो, पुनर्जन्म की बात कर लो, इस तरह की बहुत सारी जो बातें हैं, ठीक है ना, वो सारी बातें क्या होती है, अरण्यक में आ जाती है। यदि ये ग्रंथ हो गए, जैसे जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते हैं, ये जितने भी ग्रंथ है अरण्यक, वो क्या होते हैं, जंगल के जो शांत वातावरण होता है वहां लिखे जाते हैं, और इनके बारे में जो अध्ययन है वो भी कहाँ किया जाता है, वो भी हमारा कहाँ किया जाता है, जंगल में ही किया जाता है। समझ में आ रही बात ना। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, अरण्यक होता है, ठीक है। अब जब अरण्यक की बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज ये भी जानना जरूरी है, अरण्यक के बाद हम क्या इसकी बात करेंगे, उपनिषद की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। चलो जब अरण्यक की बात कर रहे हैं तो एक चीज हमें जानना जरूरी है, अरण्यक जो होता है, जब जाहिर सी बात है कि हम जंगल में जिस चीज का अध्ययन करेंगे, एकांतवास होगा, जहां पे कोई कुछ नहीं होगा, तो वहीं हम अध्ययन करेंगे, वहीं इस चीज का लेखन करेंगे, तो वहां पे दो चीज हमें मिलेगी, ध्यान देना, वहां पे हमें दो चीज मिलेगी। क्या मिलेगी, एक तो हमें मिलेगा ज्ञान, ठीक है ना, यानी यहाँ पे दो मार्ग होंगे, क्या, ज्ञान मार्ग, एक क्या होगा, ज्ञान मार्ग, ठीक है, एक क्या होगा, ज्ञान मार्ग, और दूसरा क्या होगा, ध्यान से समझना, दूसरा क्या होगा, कर्म मार्ग, दूसरा क्या होगा, कर्म मार्ग, ठीक है, दूसरा क्या होगा, कर्म मार्ग। तो इस तरीके से दो सेतुओं के बीच, दो सेतुओं के बीच, ये दो सेतु हैं, ठीक है, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, दोनों के बीच में जो बसा हुआ है उसका नाम है अरण्यक। जब हम अरण्यक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एक शब्द हमें और देखने को मिलता है, उपनिषद, ध्यान देना, अभी ये पूरा बेसिक बताया जा रहा है आपको, ठीक है ना, अभी जो है पूरा बेसिक बताया जा रहा है आपको। जब हम आपको बेसिक लेवल पर तैयार कर लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इतिहास के मैन जो छोर है वहां तक पहुंचेंगे, ध्यान से समझना है सबको, ठीक है ना। अब जब बात की जाए, ठीक है ना, हाँ, राखी क्या पूछ रही है,
कर्म, वेरी गुड, ठीक है, ध्यान से समझना। चलो, तो जब हम बात करते हैं, ठीक है, चलो, जब हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जब भी हम बात करें अरंडक की, अरंडक के बाद हमें दूसरा जो देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, हमें उपनिषद मिलता है। जब उपनिषद की बात कर लें, उपनिषद के एक्चुअल पे जो मतलब होता है, ये उपनिषद है ना, उपनिषद, उपनिषद का जो मतलब होता है वो क्या होता है, विद्या से। किससे मतलब है, विद्या से। ध्यान से समझना। अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे बहुत मजे की बात है, देखो अरंडक में आए, कहाँ गए, ज्ञान मार्ग लिए, कर्म मार्ग लिए। कहाँ गए थे, जंगल में। आप बात कर रहे हैं उपनिषद की, किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना, किसकी बात कर रहे हैं, वो चीज जब हम देखते हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, हम उपनिषद की बात कर रहे हैं, नहीं लेते ध्यान देना, उपनिषद की बात कर रहे हैं। उपनिषद, एक्चुअल में उपनिषद का जो मतलब होता है, गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखा जाने वाला जो ज्ञान होता है, उसे हम उपनिषद, उपनिषद एकांत में बैठकर, गुरु के समीप बैठकर, ठीक है, और क्या करें, वो ज्ञान हम सीखे, उपनिषद। अब इसमें जैसे आत्मा ले लो, आत्मा हो गया और ब्रह्मा का संबंध, बैठे हैं, ये भगवान सिखा रहे हैं, कुछ चिंतन मनन कर रहे हैं, है ना, आज हमको पास करा ही देना, ठीक है ना, आज जो है तो मम्मी से जो है तो कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, ठीक है, कुछ आज चलो इस समय गोलगप्पे नहीं मिल रहे हैं, चलो भगवान हमारे मम्मी ही गोलगप्पे बना दे। तो इस तरीके की जो सारी बातें हैं वो हमारा मतलब वो बातें हैं, ध्यान से समझना, वह बातें जो आत्मा और क्या हो, जो गुरु के समीप यानी एकांत में सीखी जाए, लेकिन क्या हो, जिसमें संबंध हो, दार्शनिक संबंध हो दो व्यक्तियों का, आत्मा और ब्रह्मा, यानी हमारी आत्मा और मम्मी की आत्मा, हमारी आत्मा पापा की आत्मा, यानी हमारी आत्मा भगवान भोलेनाथ की आत्मा। इस तरीके से जो संबंध होते हैं उस तरीके से उपनिषद। इसलिए आप लोग जो पढ़ने बैठते हो तो सभी लोग बोलते हैं एकांत में बैठो, डीजे के पास बैठ के आप कभी नहीं पढ़ते, ठीक है ना, आप क्या करते हो, एक शांत कमरे में जाते हो, इसलिए ताकि आप क्या करो, आपकी और सरस्वती माँ की जो आशीर्वाद है वहां तक आपका कनेक्शन बराबर फैल जाए, ठीक है ना। तो ये जो है भारतीय जो दार्शनिक स्रोत है। तो यदि उपनिषदों में बात करें तो उपनिषदों की संख्या की बात करते हैं, उपनिषद में कितने संख्या है, उपनिषद में यदि संख्या की बात करें तो कितनी संख्या है, 108। उपनिषद में यदि संख्या की बात करें तो कितनी संख्या है, 108। ध्यान देना, ये उपनिषद जो है ना, एक्चुअली इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम एक और नाम देते हैं, क्या, वेदांत के नाम से जानते हैं, इसको एक और नाम देते हैं, क्या, वेदांत। क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं, बोलना नहीं, ठीक है ना। वेदांत इसलिए कहते हैं, वेदांत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेद जो है ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है। वेदांत क्यों कहते हैं, ये जो शब्द है वेदांत भैया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेदों का क्या है, अंतिम भाग है। और ये वेद में जो क्या करता है, सबसे बढ़िया उद्देश्य रखता है, वेद में क्या करता है, सर्वोच्च उद्देश्य रखता है, और अंतिम उद्देश्य भी यही बात बतलाता है। कौन, वेदांत, जिसको उपनिषद, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, ठीक है सर। सर कमेंट देखते रहिए थोड़ा, हमें ठीक है, तो वही सर को बैठा लो आप, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, समझ में आ रही बात ना। तो जब हम वेदों की बात कर लें तो ये हो गया। अब इसी उपनिषद में एक बात है, सत्यमेव जयते, भारत का एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, कहां से लिया गया है, जल्दी कमेंट, हर बंदा कमेंट में बताएगा भाई, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, सत्यमेव जयते जो है वो कहां से लिया गया है, जल्दी बताओ भाई, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। 6 वेदांत, बहुत बहुत अच्छी बात है, 6 वेदांत में, बहुत अच्छी बात, हम बताएंगे भी वेदांत कितने हैं, 6 कौन कौन से, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी आप बताओ जल्दी से, ठीक है, जल्दी बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ भाई, ठीक है। जल्दी बताओ, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया, बहुत अच्छी बात, ठीक है, चलो, है ना। अब एक यहाँ पे छोटी सी हम आपको बात बता दें, ठीक है ना। किसी एक स्टूडेंट का ये कहना था सर वेदांग जो है वो कितने होते हैं, 6 वेदांग, ठीक है ना। कितने वेदांग है बेटा, 6, कौन है, बहुत, ठीक है, मुंडकोपनिषद, वेरी गुड। दिनेश क्या बोल रहे हैं, उपनिषद की संख्या कितनी है, बहुत, 108 है बेटा, ठीक है, ध्यान देना। फिर मुंडकोपनिषद, बहुत अच्छी बात। फिर क्या बोल रहे हैं ये सुरेश जी, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ऋग्वेद, वेरी गुड। चलो अब ध्यान से समझना है, अब बात को समझना है भाई, ठीक है ना, गायब नहीं होना, गलत बात, हम देख रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो रहा है, बस थोड़ा सा कोऑपरेट करो यार, पढ़ना है इस समय, 24 के 24 घंटे पढ़ने के लिए मिलते हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट, ठीक है, ध्यान। अब वेदांत की बात की जाए, वेदांत के बाद वेदांत कितने हैं, 108 है, लेकिन इन्हीं वेदांत जो है, ठीक है ना, तो वेदांत क्या है, उपनिषद है, क्या है हमारे, उपनिषद है, ध्यान से समझना, ठीक है। अब जब उपनिषद, अब ये देखना है कि वेदांत जो है कितने हैं, वेदांत कितने हैं, 6 है, वेदांतों की जो संख्या है वो क्या है, 6 है।
ठीक है ना। अब ध्यान से समझना कौन कौन से वेदांग 6 हैं वो जल्दी से लिखना, हम ऊपर का मिटा रहे हैं वहीं पे लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। क्लास ओवर हो रही है जल्दी से, ठीक है, फटाफट इसको लिखो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। क्लास का जो कनेक्शन है वो आप लोग बैठा के चलना, तो हमेशा आपको समझ में आएगा, कभी क्लासेस मिस करने की कोशिश ना करना, तो क्लासेस आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना, ध्यान से समझना, ठीक है। और सभी लोग जो है, ठीक है, नहीं आ रहा, ठीक है, चलिए। तो यदि हम वेदांत की बात करें, सभी लोग जो है तो कनेक्शन क्लास से बैठा के चलोगे ना, तो आपको हमेशा क्या होगा, उपनिषद की बात कर रहे हैं, चलिए, ठीक है। तो हमेशा जो है वो बात समझ में आती रहे, किसी भी क्लास चाहे हमारी हो चाहे किसी और की हो, ठीक है ना, जब भी करो रेगुलरिटी बना के करो। चलो, तो वेदांत कितने हैं, 6 है, ठीक है ना। क्या है, कितने वेदांत है, 6। तो पहले वेदांत के नाम कर लो आप लोग, तो क्या है, पहला वेदांत आपका शिक्षा, यानी वैदिक वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए वैदिक वाक्य, जो वैदिक साहित्य की हम अभी बात कर रहे थे, उन्हीं की जो बात है उनके उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए, वैदिक बातों और उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए एक शब्द का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या रखा गया, शिक्षा रखा, जिसका नाम क्या रखा गया, शिक्षा। सभी को समझ में आ रहा है ना, थंब करके बताना है यार, देखो वही हमारा मोटिवेशन है, जब आप थंब करते हो, लाइक करते हो ना, तो वही हमारा क्या होता है, मोटिवेशन होता है, हमें समझ में आता है कि नहीं हम कोई बात जो है आपको सही बता रहे हैं, ठीक है ना। चलो खैर, तो वैदिक वाक्यों की, और सब्सक्राइब कर लो, क्या प्रॉब्लम है, बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात, ठीक है। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सही टाइम पे आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है, वरना हम क्या करेंगे, 4-6 दिन आपको ग्रुप में भेजेंगे, अन्यथा ग्रुप में भेजना बंद कर देंगे, तो वही लोग जो सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लोग बराबर क्लास लेंगे, बाकी लोग जो है तो इंतजार करना क्लास, ठीक है। आज सुबह का हमने टेस्ट लिया दोपहर का, अब क्या किया, सुबह के टेस्ट में एक मजे की बात, सुबह का टेस्ट लिया मैंने दोपहर का, और बहुत लोगों को मैंने बताया, मैंने जो है तो ग्रुप में नहीं भेजा। अब जो लोग क्या किए थे, जो लोग हमारे क्या किए थे, चैनल को सब्सक्राइब किए थे, उन लोगों तक तुरंत मैसेज पहुंच गया, और जो लोग नहीं किए थे वो परेशान हो गए, ठीक है ना। वो लोगों को बाद में फिर भेजा तो फिर उस चीज का आनंद नहीं मिल पाता, इसलिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जैसे इधर से कोई वीडियो है तो तुरंत आपको पहुंच जाए, तुरंत आपको अपडेट पहुंच जाए कि अभी सर जो है तो हमें पढ़ाने वाले। तो बात ये की जा रही है कि वैदिक वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए एक शब्द का निर्माण हुआ जिसको क्या कहा गया, शिक्षा कहा गया। दूसरा जो है वो क्या है, कल्प है, क्या है, कल्प, ठीक है। कल्प, कल्प मतलब वैदिक कर्मकांडों को, ध्यान से समझना, कल्प क्या होता है, कल्प वह होता है जो वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु, ठीक है, ध्यान से समझना, जो वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि व नियम का शब्द है, ठीक है ना। क्या करता है, विधि और नियम, जो वैदिक कर्मकांड होते हैं उनको सही तरीके से संपन्न कराया जाए उसके लिए उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद बात करें हम एक तीसरा जो हमारा वेदांग है, तीसरा ये वेदांग है, ध्यान से समझना, ठीक है, वेदांग, ठीक है, वेदांग है, ठीक है। अब तीसरे जब वेदांग की बात करते हैं तो वो क्या हो गया हमारा, क्या हो गया भाई, तीसरा वेदांग, जल्दी बताओ क्या है, व्याकरण। किसी को पता हो भाई बता दिया करो, ठीक है, व्याकरण, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूं ना, ठीक है, तो क्या है, व्याकरण, ठीक है। जब व्याकरण की बात कही जाए तो बात को ध्यान से समझना, व्याकरण में नाम हो गया, धातु की रचना हो गई, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, इन सारी चीजों का सही तरीके से प्रयोग किया जाए, इसके लिए एक शब्द लाया गया जिसका नाम क्या है, व्याकरण, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। फिर इसके बाद जो है अगला जो शब्द है वो क्या है, अगला जो वेदांग है वो क्या लाया गया, आपको निरुक्त लाया, क्या लाया गया बेटा, बहुत अच्छी बात, ठीक है, क्या लाया गया, निरुक्त लाया गया। एक्चुअल में निरुक्त जो शब्द है, निरुक्त जो शब्द है, इसकी जो व्युत्पत्ति है, इसका जो मतलब है वो क्या है, नियम, क्या है, नियम। यहाँ पे भाषा शास्त्र का ज्ञान होता है, प्रथम ग्रंथ हो, ठीक है ना, भाषा शास्त्र का ज्ञान होता है, प्रथम ग्रंथ भी जो है हमारे इसी शब्द को, किसको, निरुक्त भैया को ही माना। ये हमारा चौथा वेदांग। पांचवी वेदांग की जब हम बात करें, ध्यान से समझना, जैसे ही हम पांचवें वेदांग की बात करें तो पांचवा वेदांग क्या है, छंद है, क्या है, पांचवें वेदांग की बात करें तो लिख लो छंद है। एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप सबसे करूंगा गुजारिश कि आप लोग थक गए होंगे लेकिन मेरे से ज्यादा नहीं थके होंगे, इसलिए आप क्या करना है, आपको छंद जरूर लिखना। छंद की जब बात आ जाए तो वैदिक साहित्य में जब छंद की बात हो तो चाहे वो गायत्री हो, चाहे वो त्रिष्टुप हो, चाहे वो जगती की क्षेत्र ले लो, चाहे बृहति शब्द ले लो, ये सारे बातें जो है जितने भी वैदिक कर्मकांडों में यूज किए जाते हैं ये सब क्या है, छंद, ठीक है, ध्यान से समझना। तो छंद में क्या हो गया, गायत्री मंत्र वगैरह हो गया, ये सब छंद में आते हैं। फिर इसके बाद जो छठवां वेदांग है, बस यहीं से क्लास एंड करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। जो छठवां वेदांग है वो क्या है, जल्दी बताओ मुझे क्या है, जल्दी बताओ भाई, देख रहे हैं कमेंट पे, ठीक है, क्या है, ज्योतिष है, क्या है, ज्योतिष है, ठीक है, ध्यान से समझना। जो छठवां वेदांग है वो क्या है, ज्योतिष है।
जब ज्योतिष की बात की जाए, जब ज्योतिष की बात की जाए तो यहाँ पे पूरे वेदों के विकास की बात जो बताई गई है, ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है, इसीलिए ज्योतिष शब्द का प्रयोग। ये बहुत जो है, इसका बहुत जो प्राचीनतम आचार्य थे लगथ मुनि, प्राचीनतम एक आचार्य थे, ध्यान देना, एक आचार्य थे, उनका नाम था लगथ मुनि, ध्यान देना, क्या नाम था उनका? लगथ मुनि। इन्होंने जो है इस शब्द पे बहुत ज्यादा प्रेशर किया ज्योतिष, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या किए, आज की जो हमारी क्लासेस थी वो हम समाप्त करते हैं यहीं पे, ठीक है। सभी लोग जो है तो हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें, ऐसे पढ़ते रहें, क्लासेस को मिस ना करें। मैं उम्मीद करूंगा बहुत अच्छा समझ में आएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। यदि कोई चीज आपको बताना है तो आप लोग बताओ, लाइक कर दिया करो आप लोग थोड़ा सा, यदि पसंद है तो लाइक करते रहा करो, यही हमारा थोड़ा बल मिलता है। जब आप लाइक करते हो ना, मुझे लगता है कि हाँ यार, मतलब मैं सही कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करो, सब्सक्राइब कर लेते हो तो हमें यहाँ पे आपका नाम अपडेट पता चलता है कि आप कौन कौन हो, ठीक है ना। सभी लोग जो है उसको शेयर भी करना करो, ठीक है ना। समझ में आए? देखो इस लेक्चर, अब मैं उम्मीद करता हूं कि कल जो टेस्ट होगा, मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि कल जो टेस्ट मैं लूंगा, इसी 3 क्लास का, कल की क्लास, परसों की क्लास और आज की क्लास, 3 क्लास से जो मैं टेस्ट लूंगा, उसमें आप लोग एक से बढ़ के एक, यानी ज्यादा से ज्यादा जो है नंबर पाने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सब लोग ऐसी क्लास लेते रहे। मिलते हैं मंडे को, कल हम टेस्ट देंगे, इसके बाद मंडे को मिलेंगे, ठीक।